हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बधाई देना चाहूँगा 15 अगस्त की। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ठीक है। तो स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और अब मैं आपसे कहूँगा कि हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज है 15 अगस्त। 15 अगस्त आज है। और आज आज़ादी के हमारे 77 साल यानी कि 77 ईयर पूरे हो चुके हैं। भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 का, आप सभी को पता है। और आज 15 अगस्त 2023 में भारत को आज़ाद हुए 77 साल पूरे हो गए, यानी कि 77 ईयर पूरे हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं इसीलिए अपने चैनल के लोगों को साइड में कर दिया हूँ। ठीक है। और जो करंट अफेयर मैं डेली पढ़ाता हूँ मैप के साथ, उसको भी तो नहीं लिखा हूँ, लेकिन यहाँ पे बता दिया हूँ कि मैं डेली करंट अफेयर पढ़ाता हूँ। और आज है आज़ादी का जश्न। ठीक है। तो आज़ादी के जश्न के तौर पे मैं यहाँ पे हाफ में पूरा इंडिपेंडेंस का इंडिपेंडेंस डे का एक पोस्टर लगाया हूँ, आप देख सकते हैं। तो ठीक है। तो आज के करंट अफेयर यहाँ पे शुरू करेंगे। आज देखते हैं आपको क्या नया सीखने को मिलेगा। तो फिर से अगेन मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। तो चलिए देखते हैं आज आपको क्या नया सीखने को मिलता है। ठीक है। तो पहला प्रश्न है कि पिछले साल यानी कि 2022 की बात हो रही है। पिछले साल जामनगर में, यानी कि गुजरात में जामनगर है, जामनगर में ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन के शिलान्यास के बाद अब भारत में ही पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। तो ये किस राज्य में किया जाएगा पहला विश्व वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। ठीक है। गांधीनगर गुजरात में ये किया जाएगा। देखिए, गुजरात में ही जामनगर में ही ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का एक सेंटर खोला गया। अब उसी की चीज़ को लेके अब गुजरात में ही गांधीनगर में क्या किया जाएगा, सम्मेलन किया जाएगा कि जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उनको लेके साथ में, उसके बाद जो नया साइंस है, आज के समय के जो साइंस है और जो पुराने समय की जो मेडिसिन है ट्रेडिशनल, उनको जॉइंटली एक करके एक नए तरीके की मेडिसिन व्यवस्था यानी स्वास्थ्य व्यवस्था डेवलप करना है। ठीक है। जिससे कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके, यही इसका उद्देश्य है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और इसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है, गांधीनगर गुजरात में। तो ये देख लीजिए, गांधीनगर गुजरात में यही सम्मेलन पहला यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। और गांधीनगर गुजरात की लोकेशन दिखा दूं मैं आपको। तो ये देखिए गुजरात है और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। ये गुजरात का मैप आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो आप, तो यहाँ पे दमन दिखाई देगा और यहाँ पे आपको दिखाई देगा दीव। ओके। आगे चले अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न की तरफ जाने से पहले मैं कुछ और जो सम्मेलन है उनके बारे में बात कर दूं। तो गुजरात की गांधीनगर में ही सेमिकॉन इंडिया, ठीक है, सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन हुआ था गुजरात के गांधीनगर में ही। अगर पांचवा हेलीकॉप्टर स्मॉल एयरक्राफ्ट सम्मेलन की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के खजुराहो में हुआ था। ठीक है। अभी भारत और आसियान कंट्री के बीच एक ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेके एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और अगर मैं बात करूं नाटो शिखर सम्मेलन, ये 2023 में जो नाटो शिखर सम्मेलन है वो कहाँ हुआ था? तो लिथुआनिया की जो राजधानी है विनियस, वहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। ठीक है। कुछ और कॉन्फ्रेंस यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि G7 की बात करें, G7 की मीटिंग अगर पूछे 2023 में कहाँ हुई थी, तो G7 की मीटिंग 2023 में हिरोशिमा में हुई थी, जो जापान में पड़ता है। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि पहला अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया था, तो विज्ञान भवन नई दिल्ली में किया गया था। इस बात को भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। आगे चलें तो अगला प्रश्न है कि ISSF यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन की बात हो रही है। ठीक है। तो ISSF शूटिंग विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, ये प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है बाकू अजरबैजान में। बाकू अजरबैजान में इसका आयोजन 15 अगस्त यानी कि आज के दिन से शुरू कर दिया गया है और ये सितंबर के फर्स्ट वीक तक चलेगा। इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। इसमें भारत की तरफ से जो प्लेयर जा रहे हैं ना, उस प्लेयर में जो 24 प्लेयर होंगे वो टारगेट पोडियम जो स्कीम है जिसे हम टॉप्स कहते हैं, उसके माध्यम से उनका चुनाव हुआ है। ठीक है। टॉप्स स्कीम को आप नहीं जानते थे, आप देख लीजिए। इसका फुल फॉर्म होता है टारगेट पोडियम स्कीम। और इसके तहत क्या किया जाता है कि इसमें उन प्लेयर्स को तैयार किया जाता है ना जो नेशनल लेवल पर खेल रहे हों। ठीक है। और वो ओलंपिक खेल सकें, अंतर्राष्ट्रीय खेल खेल सके और ये खेल खेलने के बाद वो मेडल जीत के भारत का नाम रोशन कर सकें। तो ऐसे प्लेयर्स की इसमें चुनाव किया जाता है और उनको अच्छे से ट्रेनिंग दिया जाता है। तो टॉप स्कीम के तहत 24 प्लेयर इस ISSF जो गेम करा रहा है वहाँ पे ये लोग जाएंगे बाकू अजरबैजान में।
ठीक है। तो बाकू की लोकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ, अजरबैजान की जो लोकेशन वो दिखा देता हूँ। ये पूरा विश्व का मैप है, अपना सुंदर भारत है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कैस्पियन सी, ठीक है, ये कैस्पियन सी है और ये है काला सागर, ठीक है। तो ये कैस्पियन सी है, यहीं पे आपको दिखाई देगा अजरबैजान, यहाँ पे जूम करके देख लीजिए, ठीक है। ये देखिए कैस्पियन सी यहाँ पे नज़र आएगा और यहाँ पे अजरबैजान इससे बॉर्डर बनाता हुआ नज़र आएगा और अजरबैजान की राजधानी है बाकू। बाकू में ही ये गेम का आयोजन किया जा रहा है, शूटिंग विश्व चैंपियनशिप का आयोजन यहीं पे किया जा रहा है अजरबैजान के बाकू में, ठीक है। तो इसका बाउंड्री कैस्पियन सागर से लगता है, इस बात को भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। और कुछ न्यूज देख लेते हैं। भवानी देवी की बात करें तो एशियाई चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय फेंसर यानी कि तलवारबाज हैं, इनको भी आप याद रखेंगे भवानी देवी को। चेन्नई के मेयर राधाकृष्णन हॉकी स्टेडियम में, चेन्नई के मेयर राधाकृष्णन हॉकी स्टेडियम में 2023 में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हुआ, ठीक है। और इसमें भारत ने मलेशिया को 4-3 से हराकर जीत दर्ज की और इसी के साथ भारत सबसे ज़्यादा बार एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी जीतने वाला देश बन गया है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। अगर बात करें कि IIT भुवनेश्वर में अभी हाल ही में जनजातीय खेल महोत्सव का भी आयोजन किया गया था। आगे चले अगले प्रश्न की तरफ। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के पैनल से, ठीक है, जैसे कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, जैसे कि इसे हम कहते हैं इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ठीक है, ये भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। तो इसकी जब नियुक्ति होती है ना, इसके साथ जो सदस्य और रहते हैं उनकी जब नियुक्ति होती है तो एक पैनल बनाया गया उसके लिए। तो उस पैनल में शामिल होते हैं प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, कैबिनेट मंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये लोग शामिल होते हैं चुनाव करने के लिए कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन होगा। तो अभी एक बिल लाया गया है लोकसभा में, संसद में एक बिल लाया गया है, ठीक है, जिसमें ये कहा गया है कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनको इस पैनल से हटा दिया जाए, ठीक है। अब इनको जब इस पैनल से हटा दिया जाएगा तो बचेंगे कौन कौन? प्रधानमंत्री बचेंगे, विपक्ष के नेता बचेंगे और कैबिनेट मंत्री बचेंगे। तो प्रधानमंत्री तो रूलिंग पार्टी का रहेगा ही, साथ ही साथ कैबिनेट मंत्री भी रूलिंग पार्टी का ही रहेगा। बचा एक नेता प्रतिपक्ष, तो वो एक अपोजिट पार्टी का रहेगा, वो एक न्यूट्रल रहेगा। न्यूट्रल एक और थे, भारत के मुख्य न्यायाधीश भी न्यूट्रल रहा करते थे, तो इनको हटाने की बात चल रही है। देखते हैं आगे क्या होता है, ये बिल पास हो जाता है कि नहीं पास होता है, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटाने की बात इसमें चल रही थी। तो अगर भारत का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त या निर्वाचन आयोग है भारत का, उसका जो प्रावधान किया गया आर्टिकल 324 में 3-4 में किया गया, इस बात को भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इस समय जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनका नाम है राजीव कुमार। इस समय मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी हैं, ठीक है। और इलेक्शन कमीशन इंडिया की बात करें, यानी कि निर्वाचन आयोग की बात करें, तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी और हर साल 25 जनवरी को ही नेशनल वोटर्स डे भी मनाया जाता है, ठीक है। आगे चलें। अभी हाल ही में किस देश में स्पंज शहर को लेकर चर्चा बनी हुई है? स्पंज शहर क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये समझ लीजिए इस समय चाइना इसको लेकर बहुत ही चर्चा में था, स्पंज शहर को, क्योंकि आपको पता है कि चाइना में अभी कई सारे तूफान आए और उसको हिट किए। उसमें से एक था तूफान का नाम था डकसूरी, ठीक है, उसका नाम था डकसूरी, ठीक है। तो डकसूरी अभी हाल ही में बहुत ही हैवी हिट किया है, जिसके कारण वहाँ पे कई 100 लोगों की मृत्यु हो गई और कई शहर इसके चाइना के जलमग्न हो गए, पानी में डूब गए। वहाँ की स्थिति बहुत ही नाजुक है और बहुत ही ख़राब है, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ कि स्पंज सिटी बीच में क्या हो गया, स्पंज शहर क्या है? तो स्पंज शहर में आपको बता दूं, एक ऐसा शहर डेवलप किया जाता है। मान लीजिए जिस शहर में आप रहते हैं, ठीक है, जिस जगह आप रहते हैं या गांव एरिया हो कोई भी हो, उसके आसपास के शहर को, ठीक है, उसके आसपास के इलाके को क्या किया जाता है? ग्रीनरी किया जाता है। जैसे कि बहुत सारे पेड़ पौधे वहाँ पे लगाए जाएंगे, उसके बाद वहाँ आसपास तालाब रहेगा, ठीक है, झील रहेगी और अच्छा ड्रेनेज सिस्टम होगा, जिससे कि बारिश अगर हो तो पानी झील में चला जाए। उसके बाद वहाँ पे जो ग्रीनरी यानी कि जो वहाँ पे घास है, उसके बाद जो पेड़ पौधे हैं वो उनके माध्यम से पानी ज़मीन के नीचे चला जाए, ठीक है। तो ये सब वहाँ पे व्यवस्था की जाती है, उसे हम स्पंज सिटी कहते हैं, ठीक है, जिससे कि ये चक्र बना रहता है। जैसे मान लीजिए ये बिल्डिंग है, देख रहे हैं, यहाँ पे ग्रीनरी है, यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया बनाया गया है, यहाँ पे देखेंगे तो तालाब जैसे आकृति दिखाई देगी। तो ये सब क्या करते हैं, ये सब नीचे हमेशा पानी को भेजते रहते हैं, जिससे कि फिर सर्कुलेशन बना रहता है, नीचे पानी जाता है, उसके बाद वाष्प के ऊपर जाता है, फिर बारिश होता है, फिर ऐसे होता है। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है चाइना में ये सिस्टम फेल कर गया,
ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे शहर जो हैं ये इसी रूप में बनाया गया था, स्पंज सिटी के रूप में बनाया गया था, लेकिन फिर भी वहाँ पे हैवी डैमेज देखने को मिला है। ठीक है, तो स्पंज सिटी आप याद रखेंगे। ओके, आगे चलें। तो अभी हाल ही में कौन सा भारतीय शहर वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बन गया? तो इसका सही जवाब है बेंगलुरु। ठीक है, कर्नाटक की जो राजधानी बेंगलुरु है वो अभी हाल ही में वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बन गया। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देख लीजिए कर्नाटक का मैप, यहाँ पे दिखेगा आपको कर्नाटक। ठीक है, और जिसकी राजधानी है बेंगलुरु। ओके, आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अभी हाल ही में किस यूरोपीय देश द्वारा ये जाहिर किया गया है कि वो चीन के ओबोर यानी कि वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट से बाहर हो जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। यहाँ पे ऑप्शन बी यानी कि इटली ने ऐसा कहा है कि हम जो चाइना द्वारा चलाया जा रहा है वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट, उससे मैं बाहर होने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही घटिया आदमी है। ठीक है, कह सकते हैं कि ये बहुत ही चालाक आदमी है। ये क्या करता है, पहले हमें लोन देता है, सस्ते दरों पे लोन देता है, उसके बाद ये वसूलने के चक्कर में प्रेशर देने लगता है हम पे कि हाँ जल्दी हमारा लोन दो, हमारा पैसा दो, हमको काम है। तो हम नहीं दे पाते तो ये हमारे जो चीज़ें हैं उसको हड़पना शुरू कर देता है। तो ये चाइना की बहुत ही पुरानी पॉलिसी है, इससे कोई अछूता नहीं है और इसको कोई ऐसा ना हो कि ना जानता हो। ठीक है, तो इटली क्या है, ओबोर प्रोजेक्ट से बाहर होने वाला है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगर इटली की बात करें तो इटली की जो राजधानी है वो है रोम। लोकेशन दिखा दूँ तो ये है अपना सुंदर भारत, और यहाँ नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाएंगे तो यहाँ दिखाई देगा यूरोप में आपको इटली। ठीक है, यहाँ जूम करके देख लीजिए, ये है इटली, और ये भूमध्य सागर वाला एरिया है, ये एड्रियाटिक सागर वाला एरिया है। ठीक है, तो सॉरी एक मिनट रुक जाइए। हाँ ओके, ठीक है, ये एड्रियाटिक सी वाला एरिया है। ठीक है, और ये आपको भूमध्य सागर वाला दिखेगा, ये इधर टेरियनियन सी दिखेगा। ओके, तो आगे चले। ये देखिए सार्दिनिया जो आइलैंड कंट्री है ये भी इसी से बिलोंग करता है, और सिसिली भी इटली से ही बिलोंग करता है। ठीक है, आगे चलें। तो अभी हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय म्यूजियम जिसे हम कहते हैं युगे युगिन भारत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बनने वाला है? तो इसका सही जवाब है नई दिल्ली। नई दिल्ली में अभी हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम बन के तैयार होने वाला है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर ये म्यूजियम बन गया ना तो ये विश्व में सबसे बड़ा म्यूजियम होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे, और इसका नाम है युगे युगिन भारत, और ये नई दिल्ली में बनने वाला है। ठीक है, आगे चलें। तो ये देखिए नई दिल्ली का मैप यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये अपना सुंदर भारत है, और यहाँ पे भारत की राजधानी है नई दिल्ली, और ये उत्तर प्रदेश हरियाणा और इधर ठीक है, ये उत्तर प्रदेश हरियाणा से सिर्फ बॉर्डर यहाँ बनता है दिल्ली का। अगर एनसीआर रीजन की बात करेंगे तो ये हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान भी इसमें शामिल हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें। तो अभी हाल ही में इसरो ने किस देश के 7 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, और इसमें 360 किलो वजन वाला DSSAR जो हर मौसम में दिन रात हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें लेगा, इसको भेजा है। ठीक है, तो इसरो ने किस देश की सैटेलाइट को लॉन्च किया है तो वो पूछा जा रहा है, तो इसका सही जवाब है सिंगापुर। हाल ही में इसरो ने सक्सेसफुली प्लेस किया है 7 सैटेलाइट को, सिंगापुरियन सैटेलाइट को, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और इस सिंगापुर की सैटेलाइट को लॉन्च किया है, तो सिंगापुर के लोकेशन यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ये है भारत का मैप, अपना सुंदर भारत है, और इसके साउथ में आएंगे तो ये है हिंद महासागर, और इस एरिया में जाएंगे तो इधर दिखेगा आपको सिंगापुर, जूम करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए, सॉरी हाँ, ये मलेशिया वाला पार्ट है, ये इंडोनेशिया वाला पार्ट है, यहाँ पे सिंगापुर आपको दिखाई देगा धुंधला सा। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे चलें। तो अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश के 3 एथलीटों को स्टाम्प के बजाय स्टेपल वीज़ा देने के चीन के फैसले के विरोध में भारत ने चेंगदू चीन में शुक्रवार से शुरू हो रहे विश्वविद्यालय खेलों से अपनी पूरी वुशु मार्शल टीम को वापस ले लिया है। तो स्टेपल्ड वीज़ा क्या होता है ये आपको बताना है। तो अगर आपसे पूछे वर्ल्ड जो यूनिवर्सिटी गेम है वो इस बार कहाँ पे हो रहे हैं, विश्वविद्यालय गेम, तो चीन के चेंगदू में हो रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे भारत का एक वुशु टीम जो मार्शल आर्ट कहते हैं, वुशु एक मार्शल आर्ट है, वो टीम जा रही थी चाइना में, तो उसे स्टेपल वीज़ा दिया गया। तो स्टेपल वीज़ा यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या है, तो स्टेपल वीज़ा उसे कहते हैं जब पासपोर्ट के साथ एक अतिरिक्त स्टेपल कागज़ लगा दिया जाता है, मतलब पासपोर्ट के साथ एक अतिरिक्त कागज़ को पंच कर दिया जाता है, स्टेपल कर दिया जाता है, उसी को बोलते हैं स्टेपल वीज़ा। ठीक है, तो चाइना ये ज़्यादातर उन राज्यों या देशों के साथ करता है जिससे उसकी बाउंड्री लगी रहती है और वो विवादित होती है। जैसे ये जो प्लेयर थे ना भारत के, वो अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करते थे, और आपको पता है अरुणाचल प्रदेश वाला ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये चाइना से लगता हुआ है और ये विवादित है। चाइना इसको अपने
हिस्से में यानी तिब्बत का ये पार्ट मानता है। ठीक है, तो यहाँ से जो नागरिक जाते हैं चाइना में, उनको चाइना क्या करता है, स्टेपल वीज़ा जारी करता है। और इस वाले इलाके से, लद्दाख वाले इलाके से भी जो नागरिक जाते हैं, इधर हिमाचल प्रदेश वाले इलाके से जो नागरिक जाते हैं, इस सटा हुआ जो एरिया से, उसे चाइना स्टेपल वीज़ा जारी करता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो आगे चलें। जुलाई माह 2023 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कर रहे यूनाइटेड किंगडम ने पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होने वाले खतरों पर विचार करने के लिए कहाँ पर मीटिंग करने का फैसला लिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि जिसे शॉर्ट में कहते हैं हम AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, यह है ह्यूमन बींग और यह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तस्वीर एक तरह से बनाया गया है। तो यहाँ पे देखिए दोनों में टक्कर होते दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो दोनों मुस्कुराते हुए टक्कर ले रहे हैं एक दूसरे से। तो आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना होगा, ह्यूमनॉइड रोबोट का ज़माना होगा। ऐसे रोबोट जो आपकी तरह सोच सकेंगे, आपकी तरह हर एक एक्टिविटी कर सकेंगे। सोचिए जब सब कुछ आपकी तरह कर लेंगे तो आपकी ज़रूरत है क्या होगी उन लोगों को। ठीक है, तो ये सब सोच के ना जो हमारे बुद्धिजीवी वर्ग है इस समय के, जो वैज्ञानिक हैं, वो लोग चिंता जता रहे हैं कि आने वाले समय में क्या होगा, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम लोग टकराएंगे तो क्या होगा। तो ये सब को ध्यान में रखते हुए एक प्लान बनाया जाएगा, उस प्लान के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप किया जाएगा कि आने वाले समय में ये हमारे ऊपर हावी न हो सके। तो इस तरह की मीटिंग कहाँ हुई है, तो न्यूयॉर्क में इस तरह की मीटिंग हुई है। न्यूयॉर्क कहाँ पे पड़ेगा, तो ये पड़ेगा आपको अमेरिका में। ठीक है, USA में। तो मैप देख लीजिए, ये अपना विश्व है और ये है अपना सुंदर भारत। और यहाँ दिखाई देगा आपको नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, जिसमें दिखाई देगा USA। ठीक है, ये है USA और यहाँ पे दिखाई देगा न्यूयॉर्क। ठीक है, न्यूयॉर्क सिटी। अभी हाल ही में कनाडा में जब आग लगा था तो कनाडा के इस हिस्से से ना धुआं आ रहा था न्यूयॉर्क सिटी में, जिसे सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी उस समय घोषित कर दिया गया था। ओके, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। इधर अटलांटिक महासागर है और इधर प्रशांत महासागर है, और ये जो पार्ट है ना अलास्का, ये भी USA का ही पार्ट है। ओके, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो अगले प्रश्न की तरफ। विश्व बाघ दिवस के अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार ने एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में विश्व के कुल बाघों का लगभग कितना प्रतिशत पाया जाता है, ये आपको बताना है। अगर पूरे विश्व में 100% बाघ हैं, ओके, 100% बाघ हैं, तो भारत में कितना परसेंट पाया जाता है, तो इसका सही जवाब है, अगर पूरे विश्व में 100% पाया जाता है तो 100% का 75% केवल भारत में पाया जाता है। ठीक है, तो 75% केवल भारत में पाया जाता है, बाकी 25% मिलाएं तो पूरे विश्व में जितने बाघ पाए जाते होंगे उनकी आबादी होगी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बाघ भारत में पाया जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे, वो भी 75%। ठीक है, अगर भारत में पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में पाए जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा बाघ आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे चलें। तो 5वां विश्व कॉफ़ी सम्मेलन, कॉफ़ी यानी पीने वाली कॉफ़ी की बात हो रही है, तो 5वां विश्व कॉफ़ी सम्मेलन एशिया में पहली बार हो रहा है और इसका आयोजन सितंबर माह में भारत की कॉफ़ी राजधानी बेंगलुरु में होगा। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि भारत की कॉफ़ी राजधानी कौन सी है, तो इसका सही जवाब है बेंगलुरु, और यहीं पे होगा ये पहला एशिया, ठीक है, एशिया पहला विश्व कॉफ़ी सम्मेलन होगा एशिया में, वो भी बेंगलुरु में होगा भारत के। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। इससे पहले हुआ था इंग्लैंड में जो यूरोप में पड़ता है, ब्राज़ील में हुआ था जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ता है, ग्वाटेमाला में हुआ जो मध्य अमेरिका में पड़ता है, और इथियोपिया में हुआ था जो अफ्रीकन देश है। ठीक है, अब होगा एशिया में पहली बार, वो भी भारत के बेंगलुरु में, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगेन ये कर्नाटक का मैप और इसकी राजधानी बेंगलुरु, यहीं पे होगा ये विश्व कॉफ़ी सम्मेलन। ठीक है, तो आज के करंट अफेयर में इतना ही। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। अगेन मैं सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना देना चाहूँगा। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सभी को। ओके, तो खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।